हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी को नोटिफाई किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं रवि झा आपके साथ सीआरपीसी के कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ जो आमतौर पर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और इनसे कहीं ना कहीं पूरी संभावना बनती है कि ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप किसी भी एमसीक्यू को देखते हैं या उसको पढ़ते हैं तो बजाय रटने के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप उनको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है? वो तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने कोई भी एमसीक्यू पढ़ा, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो किस कानून, किस एक्ट या किस कोड का है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये किस सेक्शन या किस ऑर्डर या किस रूल से है। उसके बाद आपको उस कंप्लीट सेक्शन, ऑर्डर या रूल को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आई नो दैट वेरी वेल कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कई बार कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एक बार जब उसको आप पढ़ लेंगे ना तो वो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। हमेशा हमेशा का मतलब ये है कि बाद में सिर्फ आपको पॉलिश या ब्रश करने की ज़रूरत पड़ेगी और सारी चीज़ आपकी काफ़ी स्मूथ वे में रन करती रहेगी। तो आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो सवाल निकल कर आता है वो ये आता है कि वो सवाल आपका ये है कि व्हेन एन इरेगुलरिटी कॉज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट इन डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड मेक द प्रोसीडिंग वाइड अंडर द सीआरपीसी। तो आमतौर पे यहाँ पर बात कही गई है कि मान लीजिए कि अगर कोई मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी पाई जाती है, तो क्या उसका असर उन कामों के ऊपर पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो काम है या जो इंटायर प्रोसीडिंग्स है वो पूरी की पूरी वाइड हो जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलता है सेक्शन 83 के अंदर, जहाँ पर आमतौर पर हम अटैचमेंट और सेल की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप अगले सवाल की बात करते हैं तो अगले सवाल में आपसे सवाल पूछा गया है कि अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। तो आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को एज अ विटनेस के रूप में आप किस किस स्टेज पर कॉल कर सकते हैं। तो चाहे वो स्टेज आपकी इंक्वायरी का हो, चाहे वो आपके ट्रायल का हो या आपकी अदर प्रोसीडिंग्स हो, इन सभी परिस्थितियों में आप एक व्यक्ति को एज ए विटनेस कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं तो वो बात करता है कि जो सेक्शन 92 है वो बेसिकली किस बारे में बात करता है। तो ये बेसिकली आपकी बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, और आमतौर पे ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में रखे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 97 की, तो यहाँ पर बेसिकली बात कहा गया है हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। अब यहाँ पे आमतौर पर बात की गई है कि इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हु कैन इशू अ सर्च वारंट फॉर अ डॉक्यूमेंट और थिंग, तो वो कोई भी कोर्ट कर सकती है, ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है। फिर अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड द गुड बिहेवियर। तो आमतौर पर अगर हम पीस की बात करते हैं तो वो जिक्र आपको धारा 106 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हु इज अथराइज्ड अंडर सीआरपीसी टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और द टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो आमतौर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में है या उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो जो आपके डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जो आपके सीजीएम होते हैं यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास ये पावर्स होती है कि वो उसको क्या कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर सर्च। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सा प्रावधान है सीआरपीसी का जिसके अंदर हमें रिट की झलक देखने को मिलती है, और जिस रिट का नाम यहाँ पर लिया गया है वो हैबियस कॉर्पस है, तो वो बेसिकली आपको धारा 97 में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग मे आस्क फॉर अ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, तो आमतौर पर ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कन्वे की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आमतौर पे जो सर्च वारंट के इशू के रिगार्डिंग बात करता है, तो वो धारा 93 है जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर। तो आमतौर पे यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, बिल्कुल सही। सच बॉन्ड मस्ट बी विद सिक्योरिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। सच बॉन्ड मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 3 ईयर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं विदाउट श्योरिटीज की तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हु कैन पास द ऑर्डर अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, तो आमतौर पे सेक्शन 125 बात करता है आपके मेंटेनेंस की, और यहाँ पे जो पावर दी गई है वो पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं धारा 133 की, जो बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, तो यहाँ पर ये पावर डीएम साहब के पास भी है, एसडीएम साहब के पास भी है, और आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके पास भी सेम पावर दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर ऑफ रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और 117 ऑफ द सीआरपीसी, at the time of such order is made undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of the such sentence। अब इसका मतलब ये है कि जब तक वो व्यक्ति जेल के अंदर है तब तक देखो भाई हमें उससे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब वो जेल के बाहर निकलेगा। और इसका मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो भी बॉन्ड हम उस व्यक्ति से फिल करवाते हैं वो बॉन्ड की जो लिमिटेशंस होती है उस डेट से ही शुरू होती है जिस डेट को वो व्यक्ति कस्टडी से बाहर निकल कर आया है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज मदर शी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125, बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया है क्या सिर्फ पत्नी को ही मिलेगा, बिल्कुल गलत है। तीसरे में कहा गया है क्या सिर्फ बच्चों को मिलेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथे में नो ऑर्डर का जिक्र किया गया है और ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली एक केस आपका पूछा गया है और ये केस आपका पर्टिकुलरली रिलीजन को लेकर है और इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको सेक्शन 125 में देखने को मिलती है। और इस केस का जो सही नाम है वो है आपका मोहम्मद अमीद खान वर्सेस शाहबानू बेगम का। उसके बाद अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 के प्रोविजन है, आमतौर पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि क्या वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का वायलेशन तो नहीं है। तो उसके लिए आपका एक केस निकल कर आया था मधु लिमिया वर्सेस एसडीएम मोगेरा का, तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु इज़ अथॉराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के रिमूवल के लिए किसके पास अथॉरिटीज़ या पावर्स है, तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 इन फोर्स फॉर 2 months बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 months, तो ये बेसिकली धारा 144 की बात करता है। और ये चीज़ें हम लोग कई बार सुनने में आता है कि फलानी जगह पर धारा 144 लगाई गई है, तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिकली धारा 144 के मैक्सिमम टाइम पीरियड को लेकर ही बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, तो आमतौर पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं या जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इन सभी के पास ये पावर दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एफआईआर से रिलेटेड लैंडमार्क केस कौन सा है, तो वो आपका है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि वो कौन से सेक्शन है जो आमतौर पे सीआरपीसी के अंदर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, जो अगर 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती, तो ये आपका बात करता है 167। आमतौर पे इसके अगर कुछ प्रावधानों को देखते हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टाइम का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच इज़ ट्रू इन रिलेशन टू द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आमतौर पे ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दिया जाता है, बिल्कुल सही। साइंड बाय द पर्सन गिविंग, ठीक है, जो व्यक्ति देता है उसके भी साइन होते हैं, और इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस आपके बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, तो इसके अंदर आमतौर पे देखा ये जाता है कि कहीं ना कहीं आप संज्ञेय अपराध की घटना की जानकारी दे रहे हैं उस थाने के थानाध्यक्ष को, ताकि वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट पर्सन ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी relating to the case along with the accused if the investigation is not completed within the period of 24 hours। यानी कि अगर
आपको लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पाना असंभव है, तो आपको तुरंत उसकी इत्तला नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना बहुत ही कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 172 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिक्वायर्स द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, तो आमतौर पे ये आपको केस डायरी के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 203 आपके डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की बात करता है। और अगर हम बात करते हैं कि नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट आफ्टर अटेनिंग द कंसेंट ऑफ दी, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद ही आप उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 173 किस बारे में बात करता है, तो बेसिकली चार्जशीट के बारे में बात करता है जो पुलिस की तरफ से 173 में कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शंस टू द पुलिस बाय मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 202 ऑफ द CRPC, तो आमतौर पे ये बात करता है कैन नॉट बी गिवन विदाउट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज, तो ये आपको 198 में देखने को मिलेगा। उसके बाद द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 एंड ऑन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड, तो आमतौर पे ये केस आपका था देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी में, जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच सेक्शंस द मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट, तो वो आपको 203 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर विच सबसेक्शन सब मजिस्ट्रेट में अटैच द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो आमतौर पे जब उसको लगता है दैट ही इज अनेबल टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम वाज इन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेस बाय द कंप्लेनेंट बिफोर द इशुएंस ऑफ समन्स और वारंट टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 204 ऑफ द CRPC, तो आमतौर पे ये आपका एक मैंडेट प्रावधान है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नो समन्स कैन बी इशूड इन अ वारंट केस, तो ये बेसिकली आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सारे बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 CRPC, तो आमतौर पर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कॉग्निजेंस को लेने की। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रिसाइज फॉर्मुलेशन स्पेसिफिक कंफ्यूजन का क्या कहलाता है, तो बेसिकली वो आपका चार्ज कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु कैन फ्रेम दी चार्ज, तो आमतौर पे ये काम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वेदर अ पर्सन कैन सेंड फाइन अमाउंट थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट विदाउट अपीयरिंग इन द कोर्ट इन सम पेटी ऑफेंसेस इफ यस अंडर व्हाट प्रोविजन, तो ये प्रोविजन आपका 206 की बात करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, और आमतौर पे मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी MCQs हैं आप उसको बहुत ही इत्मीनान से धैर्यपूर्वक देखिए, और आप उत्तरमाला के ऊपर यकीन करने के बजाय आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको एक बार ओवरऑल ज़रूर देखें, और इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।